बाजार बोलता है इसमें एफआईज डीआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं। एफआईज ने कल क्या किया और डीआईज ने कल क्या किया। तो एफआईज ने मामूली सेलिंग की है कल के सत्र में 788 करोड़ रुपए की, और डीआईज करीब 3383 करोड़ रुपए का माल प्लस करके गए। तो नेट में इंस्टीट्यूशंस प्लस ही हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हाँ, जो एफआईज की तरफ से पार्टिसिपेशन था वो कल ऐसा दिखा नहीं, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में एक लैकलस्टर सा मूवमेंट था कल के सत्र में। और वैसे भी एफआईज बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टेड रहते हैं, और जिस तरह का माहौल कल देखने के लिए मिला उस तरह से दिख भी रहा था कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जिस तरह से टूट रहे थे हल्का हल्का, कि कहीं ना कहीं कोई इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है, वो दिख गया उनके डेटा में। एक बार देख लेते हैं कि आज ग्लोबल इंडिसेस किस तरह से कामकाज कर रही है। तो अमेरिकन मार्केट से शुरू करते हैं। अमेरिकन मार्केट कल करीब 0.5% बढ़कर बंद हुआ, 44,094 पर अब डाउ जोन्स आ चुका है। शंघाई फ्लैट है विद द पॉजिटिव बायस्ड, और हैंसेंग निकाई यहाँ पर करीब 1% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। कोस्पी में करीब 1.25% की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। तो अच्छी खासी तेज़ी है कोरियन मार्केट्स में। लेकिन टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं, ऐसे कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छे से कामकाज कर रहे हैं, जो अच्छे से चल रहे हैं इस समय आज के मार्केट में। तो उनमें देखें तो गैब्रियल करीब 20% की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। लॉयड्स इंजीनियरिंग में करीब 7.5%, रेमंड में करीब 7.5% का उछाल, एचबीएल इंजीनियरिंग में करीब 6%, और एंड्योरेंस में करीब 6% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप लूजर्स कौन से हैं जिन काउंटर्स में आज के सत्र में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो उन काउंटर्स में देखें टॉप लूजर्स में तो बोरोसिल ग्लास करीब 4.5%, बोरोसिल रिन्यूएबल माफ़ कीजिएगा करीब 4.5%, कोरोमंडल इंटरनेशनल करीब 4.5%, होम फर्स्ट 3%, केपीआर मिल और डिक्सन टैक का करीब 3%। ये दोनों काउंटर नीचे हैं। अब हमारे साथ समीर सर भी जुड़ चुके हैं। समीर सर अभी भी थोड़ा सा जुड़ने की प्रक्रिया में ही हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इस समय मार्केट में चल रही है वो है इंडिया और यूएस की ट्रेड डील, जहाँ पर लेकर खबरें आ रही हैं कि इंडिया और अमेरिका काफ़ी क्लोज हैं डील के। ये खबरें आ रही हैं लगातार, वाइट हाउस इस तरह की खबरें दे रहा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर का काम करेगा इस समय मार्केट के लिए। जैसे ही ये खबर आएगी, देखिए इसमें दो रिएक्शन होंगे। ये नहीं कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील होगी तो मार्केट के लिए पॉजिटिव ही होगा। ट्रेड डील को पढ़ के मार्केट रिएक्ट करने की कोशिश करेगा कि किस सेक्टर को क्या मिला है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। चलिए अब हमारे साथ समीर सर जुड़ चुके हैं नटवरलाल एंड सन्स से। समीर सर हाय, गुड मॉर्निंग। Good morning, Vivek. How are you? Sorry, a little late. इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम। समीर सर, ये जो मार्केट में इस समय चल रहा है कि यूएस की तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि वी आर वेरी क्लोज टू हैव ए डील विद इंडिया। तो इसमें सर किस तरह से देखें कि जब ये डील की अनाउंसमेंट होगी तो मार्केट को पॉजिटिवली रिएक्ट करना है, या उस डील को पढ़ के कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसी चीज़ें छिपी हो जो कि कुछ हैवी वेटेज सेक्टर्स के लिए नेगेटिव हो, तो डील को पढ़ने के बाद रिएक्ट करना चाहिए मार्केट को। मतलब डील की अनाउंसमेंट आएगी तो कैसे नीजक रिएक्शन पॉजिटिव ही होने वाला है। तो आपने राइटफुली कहा, नीजर रिएक्शन तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट आई थिंक इट इज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम एक्चुअल फाइन प्रिंट भी पढ़े इसमें, क्योंकि जो डील डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, जो यूएस चाहता है, इज के इंडिया डज अ लॉट मोर ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस, और जो हमारा ट्रेड सरप्लस है वो कम हो जाए या फिर ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, मीनिंग वी हैव अ इक्वल ट्रेड सिचुएशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर वैसा होता है दैट मीन्स वी हैव टू इंपोर्ट मोर थिंग्स फ्रॉम द यूएस, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है इज राइट नाउ मोर। तो दो पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है इंपोर्ट्स की। एक है डिफेंस, डिफेंस में अगर आता है तो आई डोंट थिंक दैट विल बी लुक्ड एट टू नेगेटिवली। दूसरा है ऑयल एंड गैस। अगर गैस इंपोर्ट्स यूएस से बढ़ते हैं कंपेयर टू मे बी फ्रॉम कतार, या फिर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं रशियन या किधर से भी, तो आई डोंट थिंक इट विल बी लुक्ड एट टू नेगेटिवली, बिकॉज इररिस्पेक्टिव हमको वो इंपोर्ट करना ही था। वी आर जस्ट बैलेंसिंग द ट्रेड एंड ब्रिंगिंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स। थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगा, बट आई थिंक दैट इज ओके एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हर्ट द ट्रेड बैलेंस, इन द सेंस हमारे एक्सपोर्ट्स हिट नहीं होते। अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में आता है, जो एक्चुअली एक पेन पॉइंट रहा है ये निगोशिएशंस में, जो हम पढ़ रहे हैं या जहाँ पे भी बातचीत हो रही है कि इंडिया इज बीइंग लिटिल
डिफेंसिव इन द सेंस दे डू नॉट वांट एग्री इंपोर्ट्स टू इंक्रीज फ्रॉम द यूएस, क्योंकि वो डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर वहां से इंपोर्ट बढ़ता है तो इट कुड बी अ स्लाइट बिट ऑफ अ नेगेटिव फॉर कंज्यूमरिज्म इन इंडिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दैट वाज द बॉटम ऑफ द पिरामिड, और अगर वो होता है तो इट्स नेवर अ गुड सिचुएशन। सो वी नीड टू सी द फाइन प्रिंट, बट मेरे हिसाब से उतना ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं आने वाला है। I don't think India is going to take any steps that will hurt the Indian economy. तो net net first reaction शायद positive ही रहे, like you said. Second reaction could be कि it's not too much of an impact, और अगर वैसा रहा तो then the market will continue its trends. दर्शकों को बता दें कि भारतीय ट्रेड टीम जो अमेरिका गई हुई थी, उसने अपना जो टूर था उसकी थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ा दी है। इनको 27 जून तक मीटिंग करनी थी, फिर 30 जून तक की बातें आ रही थी। अब माना जा रहा है कि जुलाई फर्स्ट वीक में वो रुकेंगे और 9 जुलाई से पहले पूरी टीम की कोशिश रहेगी कि अमेरिका से ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, कर लें वो। समीर सर, देखिए 2-3 सेक्टर जो इनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी सीरियस रहे हैं। एक तो ऑटो सेक्टर को लेकर वो 2018-19 से भी बोलते आ रहे कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी लगाता है, हमारी हार्ले डेविडसन नहीं बिक पाती वहाँ पर, हमारी कार्स नहीं बिक पाती, हमारी लिकर नहीं बिक पाती। सर, लिकर का मार्केट तो ठीक है, चलिए ज़्यादातर ग्लोबल कंपनीज़ हैं जो कि हाई प्रीमियम रेंज में अपनी लिकर बेचती हैं, लेकिन गाड़ियों के मार्केट में अगर हम देखें तो हमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा आज तक उतना मार्केट शेयर तो नहीं ले पाई हैं। आज भी अगर हम मारुति देखें, हुंडई देखें, होंडा देखें तो विदेशी कंपनियां ही हैं। हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हम अमेरिकी कार खरीदें या हम जापानीज़ या कोरियन कार खरीदें। तो इंडियन मार्केट के लिए ऑटो सेक्टर को ओपन अप करना शायद आसान होगा, क्या आपका मानना है? और टू व्हीलर स्पेस में लेकिन हम थोड़ा फंसेंगे क्योंकि हीरो मोटो, बजाज ऑटो, सारी हमारी कंपनियाँ इंडियन हैं। तो आपने राइटफुली कहा कि उस डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी इंटरेस्टेड कि कार की इंपोर्ट ज्यादा हो, बट लेट्स लुक एट द डायनामिक्स ऑफ इंडिया, राइट। इंडिया में सबसे ज्यादा क्या बिकती है इज द लो कॉस्ट कार्स, मारुति की या टाटा की, जहां पे यूएस इतना compete नहीं कर पाया है। अगर आप देखें तो पहले भी फोर्ड ने एक्चुअली एंट्री की थी इंडिया में, शेवरोले ने की थी, बट दे वर नॉट एबल टू सेल इवन आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो व्हाट मेक्स अस बिलीव कि दे विल बी एबल टू compete विथ इंडियन कार्स जब वो इंपोर्ट करेंगे? I don't think there's going to be any major benefit or cost savings that is going to happen, क्योंकि वो यूएस में मैन्युफैक्चर करते हैं compared to India. I think India में लेबर कॉस्ट शायद कम है वहां से, which allowed cars maybe to be produced at lower prices, plus logistics cost कम हो जाते। So I don't see it as a major problem for Indian car companies, टाटा मोटर या महिंद्रा या मारुति को अगर आप ले ले। आपने दूसरी पॉइंट जो भी कही कि वेदर वी बाय जर्मन कार्स या जापानीज कार्स या अमेरिकन कार्स, वो हमें फर्क नहीं पड़ता है एज लॉन्ग एज द मार्केट शेयर ऑफ इंडियन कंपनीज रिमेन्स द सेम। और बात करें टू व्हीलर्स की, तो माय व्यू इज कि टीवीएस या हीरो होंडा या किसी पे भी इतना इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट आइशर मोटर पे आया, बिकॉज आइशर मोटर वुड बी अ डायरेक्ट कंपेटिटर फॉर हार्ली डेविडसन। बट ये जो हीरो, बजाज, टीवीएस लो एंड लो सीसी कार्स बेचती है, मोटर बाइक्स बेचती है, they are not going to get impacted by a Harley Davidson coming. ठीक है, Harley Davidson may take some end of the top end of the market share, but that does not impact the mass market, and it does not impact the company's sales in any large way. Any of these companies जो हम बात कर रहे थे, तो ऑटो पे मैं उतना नेगेटिव नहीं हूँ। यस, एक जो नेगेटिव रहेगा कि had these companies been manufacturing in India, तो इंडियन ऑटो एंसिलरीज को एक बेनिफिट मिल सकती थी कि दे कुड हैव गॉट बेटर यूटिलाइजेशन फॉर देयर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग to sell these parts within the Indian market. At the end of the day, वो शायद नहीं मिलेगा. Maybe some of the benefits of that will go to US auto ancillary makers. But US में भी अगर आप देखें तो it's not like they are very competitive. US is also procuring from China, from Mexico, from India, from various other countries. So अगर वो भी होता है तो then maybe the car parts that are going from here there will increase. So net I don't see it as a big negative. जो जहां पे मुझे रिस्क दिख सकता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। यूएस हैज अ वेरी लार्ज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अगर वहां पे कुछ कंसेशंस मिले तो दैट कुड बी अ नेगेटिव। नेट आई से ब्रिंगिंग डाउन इंपोर्ट ड्यूटीज, और हमने आपसे पहले भी ये बात की है विवेक
कि इंडिया में हम इतने टैक्सेस भरते हैं the car on any product, even Maruti, why we should have to pay such high taxes? Then we pay road tax, then we pay fuel cess, then we pay इतना सब भरना पड़ता है. तो if taxes come down, it's good for consumers. में अगर consumerism drive होगा तो then the economy overall can expand also. So I am all in favor of import duties coming down and market becoming more competitive. India needs pricing to come down to become more competitive, and वो अगर prices नीचे भी आते हैं because import duties go down, that actually could be a positive for inflation. यानी कि inflation will not rise in a large way. WPI, CPI अगर एग्री में आता है तो CPI में गेट बेनिफिट, बट नेट नेट इंडियन फार्मर्स को हिट हो सकती है. सो वी नीड टू सी द फाइन प्रिंट, बट मुझे उतना नेगेटिव कुछ नहीं दिख रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक. ठीक बात है. तो सर को इतना नेगेटिव नहीं दिख रहा है, एंड बाकी डील के फाइन प्रिंट जब आएंगे जब भी पूरी तरह से सब कुछ डिसाइड होगा. सर लेकिन एक चीज़ और हो रही है, यूरोप भी अब थोड़ा शांत हो रहा है और अमेरिका के साथ डील करने की तरफ कुछ कदम बढ़ा रहा है. कल एक खबर आई है कि यूरोप ने अमेरिका से कुछ सेक्टर्स में टैरिफ छूट मांगी है. उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो बेसलाइन टैरिफ 10% का लगा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन स्टील पर, स्पेशली जो स्टील और एल्युमिनियम पर आपने 50% टैरिफ लगाया और ऑटो पर जो 25% टैरिफ लगाया उसके खिलाफ हैं. तो उसको थोड़ा सा नीचे लाने के लिए वो अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. और डोनाल्ड ट्रंप जब डील करने बैठते हैं तो वो थोड़ा सा सारी चीज़ें मान भी जाते हैं, और इस समय वो फंसे हुए भी हैं क्योंकि उनको अपने देश में भी दिखाना है कि मैंने 3-4 डील कर ली है, मैं 3-6 महीने से अपने बिजनेस को खुद ख़राब किए हुए बैठा हूँ. 9 जुलाई तक ट्रेड डील करने की डेडलाइन है. 9 जुलाई के बाद ये माना जा रहा है कि टैरिफ 50% तक हो जाएगा. सर कैसे देख रहे हैं अगर ये यूरोप और अमेरिका की भी ट्रेड डील हो जाती है? क्योंकि मैं टाटा मोटर्स की एनालिस्ट कॉल पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि यूरोप और अमेरिका की ट्रेड डील जल्द हो सकती है, क्योंकि ये तो इंडस्ट्री इनसाइडर्स हैं, इनको ज़्यादा हमसे अच्छा पता होगा. तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो टाटा मोटर्स के लिए जो 3 ज्योग्राफी उसकी बिगड़ गई थी, अमेरिका, चीन, यूरोप खुद और एक इंडिया में तो चलिए ठीक है, उनका पीवी सेगमेंट ज़्यादा बेहतर काम करता है. बाकी जगह पर उनका सीवी, माफ़ कीजिएगा, जो सीवी सेगमेंट है इंडिया में अच्छे से काम करता है. बाकी जगह पर तो उनकी कार्स वगैरह बिकती हैं. तो टाटा मोटर्स के लिए कितना बड़ा पॉजिटिव होगा यूरोप और अमेरिका की डील, और साथ ही टाटा स्टील जैसी कंपनियाँ या मदरसन जैसी कंपनियाँ जिनका काम यूरोप में भी और अमेरिका में भी है? तो एक्चुअली पॉजिटिव ही रहेगा, बट अगेन सब फाइन प्रिंट इंपॉर्टेंट रहेगा. सी, नेट नेट व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स इज नॉट कि हम टैक्सेस चार्ज करें, बट ही वांट्स कि मैन्युफैक्चरिंग यूएस में थोड़ा सा शिफ्ट हो. इफ इफ जो उनके अग्रीमेंट्स हो जाते हैं एंड इट मेक्स इट मोर फीजिबल फॉर, अगर एक बार स्ट्रक्चर बन जाता है, देन ये कंपनीज कॉल ले सकती है कि डू वी वांट टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग इन द यूएस, इज इट बेनिफिशियल फॉर अस टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग. आई एम टॉकिंग फ्रॉम मदर्सन सुनी पॉइंट ऑफ व्यू पहले तो, या फिर एनी ऑटो एक्सेसरी, सोना, बीएलडब्ल्यू, बिकॉज दे हैव मैन्युफैक्चरिंग इन यूरोप, इन मेक्सिको, इन वेरियस अदर कंट्रीज. सो शुड दे शिफ्ट सम ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग इनटू द यूएस, और वहां पे हमें बेनिफिट आ सकती है. अगर उतना टैरिफ नहीं रहता है, देन आई थिंक ऑटो कंपनीज और ये एंसिलरी कंपनीज को थोड़ा सा अब्जॉर्ब शॉर्ट टर्म में करना पड़ेगा, एंड इवेंचुअली दे विल पास ऑन द फुल प्राइस हाइक, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी के प्राइस हाइक्स रहते हैं प्रोग्रेसिवली ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 years टू द एंड कंज्यूमर. और उनको ज्यादातर शॉर्ट टर्म पेन रहेगा, लॉन्ग टर्म में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. बट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं रहती है, एंड विच इज व्हाई इफ यू सी स्टॉक्स फॉर मेनी ऑफ दीज कंपनीज आर डाउन from where they used to be at the 52-week high, और मार्केट ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे आया है, पर ये स्टॉक्स में रैली नहीं आए हैं. सो इफ द ट्रेड डील गेट्स डन, then we have certainty, and then companies can do their planning. So then the scope becomes that now the stocks will start doing well and start going up. So if trade deals happen, certainty comes into the picture, market will look at it positively, negatively नहीं लेगा. दूसरा, जो आपने टाटा स्टील की बात की, तो आई थिंक टाटा स्टील का बल्क ऑफ एक्सपोर्ट्स जो यूएस में जाता है गोज फ्रॉम यूके, और यूके के साथ तो आई थिंक दे ऑलरेडी हैव मोस्टली अग्रीड ऑन द ट्रीटी. सिर्फ साइन, आई थिंक अभी तक साइन नहीं हुआ है. आई एम नॉट श्योर ऑफ द डिटेल्स, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट मेरे हिसाब से इफ दैट गोज थ्रू, आई थिंक टाटा मोटर्स इज एनीवेज गोइंग टू गेट अ बेनिफिट, नॉट अ बेनिफिट, बट उनके जो एक्सपोर्ट स्लो डाउन हुए थे वो दे विल स्टार्ट पिकिंग अप. यस, मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर आएगा, क्योंकि वो 10% इंपोर्ट ड्यूटी, आई डोंट थिंक वो हटने वाली थी, और अगर वो रहेगी दैट मीन सम अमाउंट ऑफ द हिट ऑन मार्जिन, तो उन्हें भी लेना ही पड़ेगा. बट वो स्टॉक में फैक्टर इन हो चुका है. स्टॉक इज डाउन फ्रॉम 1100 टू 700 और लेवल्स, या 680 या जो भी लेवल्स पे आए हुए हैं. तो
वो नेगेटिविटी प्राइस में फैक्टर हुई है। एंड वंस स्टेबिलिटी हैपेंस एंड उनके एक्सपोर्ट्स वापस चालू होते हैं इन द जैगुआर लैंड रोवर ब्रांड, स्पेशली लैंड रोवर जो उनकी प्राइम सेलिंग कार है, आई थिंक वहां पे एक री रेटिंग पॉसिबिलिटी है। सिर्फ टाटा मोटर ने कहा है कि ये साल में कैश फ्लो इंप्रूवमेंट्स नहीं उतने आएंगे कंपेयर टू हम्म। लास्ट ईयर, इट मे बी लिटिल लोअर। वो गाइडेंस के वजह से वो स्टॉक वापस थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। बट वंस सर्टेनिटी कम्स मे बी दे विल रिवाइज द गाइडेंस अपवर्ड्स, और अगर वो होता है देन आई थिंक द स्टॉक हैज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू रन अप, क्योंकि वैल्यूएशंस मेरे हिसाब से उतने एक्सपेंसिव नहीं है। कंपनीज टारगेट ऑफ बिकमिंग डेट फ्री बाय 2027 या 28, they are on track on doing that. So मेरे I don't see any negative from any trade deal getting signed, क्योंकि certainty is something जो मार्केट को पसंद रहती है। बिल्कुल। टाटा मोटर्स के लिए जो नेगेटिव होना था ऑलमोस्ट सर भी बता रहे कि मतलब ऑलमोस्ट प्राइस जिन है, बाकी थोड़ा बहुत ट्रेड डील में देखा जाएगा। और अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है तो री रेटिंग सबसे पहले टाटा मोटर्स में ही देखने के लिए मिल सकती है अगर यूरोप अमेरिका की ट्रेड डील होती है। सर एक और ट्रिगर, मई में आईआईपी ग्रोथ में धीमापन और मई में ही जीएसटी कलेक्शन बेहतरीन, 2 लाख करोड़ के पार। तो पहले मैं आईआईपी ग्रोथ देख रहा हूँ कि मई की जो आईआईपी ग्रोथ थी 1.2% रही, जबकि अप्रैल में ये 2.6% थी। वहीं अगर जीएसटी कलेक्शन देखें तो मई में जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ के पार पहुंच गया, जो कि 16.4% बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन अप्रैल में भी जीएसटी कलेक्शन 2.37 लाख करोड़ था। अप्रैल मई के जीएसटी कलेक्शन शानदार और ग्रोथ धीमी। सर इस पैरामीटर को कैसे देखें कि हमारे यहाँ की ग्रोथ धीमी हो रही है, ख़ासतौर से मैन्युफैक्चरिंग या माइनिंग, इन जगहों पर थोड़ी सी ग्रोथ धीमी है, और वहीं हमारे टैक्स कलेक्शन बढ़ रहे हैं, इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा सर? जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है तो सरकार के ऊपर से प्रेशर कम होगा, सरकार थोड़ा स्पेंडिंग की साइड भी जा सकती है क्या? जैसे कि गांवों में, रूरल एरियाज़ में मनरेगा वगैरह पर जो एक एलोकेशन होता है उन पर ज़्यादा फोकस करेगी, तो ये क्या अशोक लेलैंड अगेन, और जो ये रेलवे पर खर्च है वहाँ पर कुछ बढ़ेगा, और आईआईपी ग्रोथ के धीमापन का एक इंडिकेशन है कि कैपिटल गुड्स पर कुछ प्रेशर है। सर कैसे देखें इन दोनों चीज़ों को? तो स्लो डाउन जो दिख रहा है, जो आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग में, इज अ स्लाइट बिट ऑफ अ नेगेटिव, बट इज इट अ टेम्पररी या फिर ये सब अभी वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा, दैट नीड्स टू बी सीन। बट आई मेरे हिसाब से व्हाट वी विल सी इज कंजम्पशन इंडिया में ग्रोथ होगा। जैसे कंजम्पशन होगा यू विल सी दीज नंबर्स फ्रॉम अदर साइड्स, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, ऑल इंक्रीजिंग, प्रोडक्शन इंक्रीजिंग, तो that will probably take care of itself. GST collection जो बढ़ रहा है could be also more of the formalization of the Indian economy, जो which has taken a lot longer probably, या अभी भी थोड़ा unorganized sector है जहाँ पे GST evasions होते हैं। So maybe the government is being able to capture some of these places or bring them into the formalized segment, so they are growing. बट यस, जैसे उनके कलेक्शन बढ़ेंगे इट्स गुड बिकॉज इट रिड्यूसेस आवर फिजिकल डेफिसिट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं मनरेगा की, आई होप मनरेगा में थोड़ा फोकस ज्यादा रहे रादर देन गिविंग फ्रीबीज, क्योंकि मनरेगा में इट मींस यू हैव टू वर्क फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, तभी तो आपको पैसा कुछ मिलता है। जो अभी गवर्नमेंट्स कर रही है ये लाडली बहना और दूसरे सब, यू नो बिहार इज कमिंग, जहां पे दे आर टॉकिंग ऑफ जस्ट गिविंग फ्रीबीज, अगर वो बढ़ती है then it's not a good sign because it encourages people not to work. आपको गवर्नमेंट पैसे देती रहती है, and for me that is not something I am very very positive on. तो we need to see कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कैसे रहता है, how they decide to allocate the money, and if anything, if they want to even save some of it and reduce their fiscal loss, अगर वो भी करते हैं तो I don't think that will be looked at too big of a negative. So for me IIP bounce back होगा, for me GST collections positive है, but important to see government वो GST collection eventually कैसे spend करती है। just the fact कि GST collection आया है doesn't mean everything is hunky dory। अगर आप कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप मनरेगा में वे यू गिव एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे आप पेमेंट करते हैं तो वो ठीक है, पर अगर आप फ्रीबीज देते हो तो फॉर मी दैट इज अ बिग नेगेटिव।
एक आरबीआई ने कल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी जारी की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि अगर दुनिया भर में स्लो डाउन आता है तो 100 बेसिस पॉइंट उनकी अगर जीडीपी गिरती है तो 30 बेसिस पॉइंट जीडीपी भारत की भी गिरेगी। और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं इस समय और नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। आरबीआई के अनुसार FY26 में हालांकि जीडीपी एस्टीमेट 6.5% के ही हैं, जो कि FY25 के भी थे। लेकिन इस स्टेबिलिटी रिपोर्ट में एक चीज़ और जिक्र किया गया है, जिसमें कि बैंकों के एनपीएस के लिए कहा गया कि FY27 तक बैंक्स के एनपीए 2.5% तक हो जाएंगे और 2.3% बैंकों के एनपीए FY25 में थे। दैट मीन्स कि हम ये मान लें क्या समीर सर कि बैंकों के जो एनपीएस क्या बॉटम है वो लग चुका है, यानी कि बैंकों के एनपीएस अब थोड़े बढ़ते हुए दिखाई देंगे एंड इट्स नॉट ए गुड न्यूज़ फॉर बैंकिंग सेक्टर। तो मैंने ये रिपोर्ट एक्चुअली पढ़ी नहीं है, बट मैं आई वुड लाइक टू हैव अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू। आई एम नॉट सेइंग कि आरबीआई डज नॉट हैव द राइट इंफॉर्मेशन और एनपीए बढ़ सकते हैं, बट हमने अगर देखा तो मेन जहां पेन इन द लास्ट 1 ईयर हुआ है वो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, और माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री हैज लेड टू एनपीएस राइजिंग। यहाँ पे बैंकों ने काफी काम किया है इन राइटिंग ऑफ सम ऑफ दीज और रिकग्नाइजिंग एंड टेकिंग प्रोविजन कवर अगेंस्ट दीज एनपीएस जो फॉर्मेशन में थे। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स इज कौन से सेक्टर या कौन से इज इट गोइंग टू बी द corporate sector that leads to NPA increase? Is it going to be the retail sector? Is it going to be microfinance campaign extension? Secured, unsecured, where it's going to come from is what is also important. But मेरे हिसाब से the unsecured segment जहाँ पे पेन था, provisions लिए गए हैं, maybe that increase will be because of a little bit more of recognition of these microfinance in loans जहाँ पे NPAs fully इम्प्लीमेंट नहीं हुए इन द सेंस दैट दे हैव स्टिल नॉट टर्न्ड एनपीए बिकॉज उनका 180 डेज या जो भी उनका क्लासिफिकेशन रहता है टू बी क्लासिफाइड एज एन एनपीए फ्रॉम SMA 1 एंड SMA 2, अगर वो इफ दैट इज द रीजन वी आर टॉकिंग ऑफ द एनपीए नंबर बीइंग हायर एट द एंड ऑफ द ईयर, वो प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है। इफ इट इज बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, वो तो वो बोल नहीं रहे, दे आर सेइंग यस देयर इज अनसर्टेनिटी इफ ग्लोबल स्लो डाउन हैपेंस। आपने बोला कि 1% slowdown will lead to a 30 basis point. So we are assuming the worst. If 1% slowdown happens, then 30 basis, then NPA 2.5. That is a possibility. But अगर वो नहीं होता है and economy continues to chug along, क्योंकि money flow जो system में है बहुत high है. You're talking of US also expecting to cut interest rates. Europe में तो we already know interest rates are being cut. India में already we've got a 50 basis. So what is going to lead to this rise in NPA according to me is difficult. I don't think मेरे हिसाब से we have not bottomed out on NPAs in the sense कि अभी भी यहाँ से नीचे NPA levels जा सकते हैं because banks have taken a lot of effort. They've improved their क्या बोलते हैं वो lending जो rules रहते हैं, how to lend, what security to take. So all of that has gotten better. So I don't think NPAs are going to rise significantly. अगर ये सिर्फ ये fag end of the microfinance की वजह से बोल रहे हैं, then I think that is factored into the price and market should not worry. ठीक है, तो मार्केट को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कल से जब से ये रिपोर्ट आई है थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर चल नहीं पा रहा, परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्लो हो गया, लेकिन इसको अलग तरीके से भी देखा जा सकता है जैसा सर ने बताया। एक चीज़ लेकिन जो मार्केट के लिए थोड़ी पॉजिटिव भी है वो है फिस्कल डेफिसिट में सुधार। सर फिस्कल डेफिसिट अप्रैल मई का जीडीपी का करीब 0.8% ही रहा है। पिछले साल इसी समय में ये फिस्कल डेफिसिट 3.1% था। आरबीआई के डिविडेंड से हालांकि सहारा मिला, 2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड मिला, जिसकी वजह से वन साइडेड मामला हो गया। लेकिन FY26 के लिए जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो 4.5% है। सर कैसे देख रहे हैं फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े को कि सरकार को एक राहत मिली आरबीआई के डिविडेंड से, और अब चूंकि हम अभी केवल 0.8% हार्डली 13,500 करोड़ रुपए के आसपास का शायद अभी डेफिसिट, और डेफिसिट का जो उन्होंने बजटेड डेफिसिट है वो तो काफ़ी बड़ा है। तो सरकार के पास अगले 10 महीने हैं एंजॉय करने के लिए, स्पेंडिंग करने के लिए। आप कहाँ पर देख रहे हैं कि सर स्पेंडिंग आएगी सबसे ज़्यादा सरकार की, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट डेटा भी पॉजिटिव है जो मतलब मार्केट के लिए पॉजिटिव है। दूसरा कि जीएसटी कलेक्शन भी सरकार की ठीक ठाक आ रही है। कहाँ ज़्यादा स्पेंडिंग करेगी सरकार? इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो स्पेंडिंग करेगी, बट आई वांट टू गो बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट जो आपने कहा कि 0.08 है, और दिस इज बिकॉज ऑफ द
जो आरबीआई का डिविडेंड आया था। पर ये फैक्ट पहले भी सब लोग को मालूम था कि आरबीआई दिस ईयर इज आल्सो गोइंग टू पे अ बिग डिविडेंड आफ्टर लास्ट ईयर उन्होंने आई थिंक 2.11 करोड़ पे किया था। आई मीन 2,11,000 करोड़। दिस ईयर दे हैव गिवन 2.69 लाख करोड़। तो इट इज एन इंक्रीज जो एक्सपेक्टेड में ही था। जब आप ये 0.08 फिजिकल डेफिसिट नंबर देखते हो, देयर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट, कि गवर्नमेंट इज ऑब्वियसली डूइंग समथिंग गुड या स्पेंडिंग नहीं हो रहा है। एंड लास्ट ईयर ऑल्सो इफ यू रिमेंबर सेकेंड हाफ में, बिकॉज ऑफ सर्टेन elections that were there, government had reduced its spending, and that was looked at as a big negative, क्योंकि government spending is capex is something that is required for the economy to keep chugging along, and for orders for some of these infra companies which then create jobs, और ये सब होता है, right? So last year एक ये बहुत बड़ा negative था, and we were hopeful that they would in the second half, in this the last quarter Q4 में अपना spending काफी बढ़ाएंगे, but they did not increase to the expected level that I think people were factoring in. अगर ये साल भी गवर्नमेंट उतना स्पेंड नहीं करती है ऑन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स या फिर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई थिंक दैट कुड बी अ बिग नेगेटिव एंड कुड कॉज अ प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी। तो वी आर होपफुल कि द गवर्नमेंट डज नॉट स्टॉप इट स्पेंडिंग। फिजिकल डेफिसिट, यस इट्स एक फिजिकल जो गवर्नमेंट का रहता है वो कंट्रोल में रहना चाहिए, पर अगर आपने 4.5 का टारगेट दिया है एंड योर टैक्स कलेक्शंस अच्छे आ रहे हैं, तो देन यू शुड टेक दैट लिटिल एक्स्ट्रा स्टेप एंड स्पेंड अ लिटिल फास्टर, क्योंकि जितना आप अभी करोगे उसका बेनिफिट ईयर एंड तक आने लगेगा। इफ यू स्टार्ट स्पेंडिंग ओनली एट द ईयर एंड, तो उसका बेनिफिट एक्चुअली नेक्स्ट ईयर में आएगा, एंड देन फाइनेंशियल नंबर्स विल नॉट लुक सो गुड। सो फॉर द मार्केट परस्पेक्टिव, होपफुली गवर्नमेंट स्टार्ट्स गेटिंग इट्स एक्ट टुगेदर एंड स्टार्ट्स स्पेंडिंग अ लिटिल बिट मोर ऑन दीज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, एंड स्टार्ट्स डूइंग जो उनको रिक्वायरमेंट है करने का। एंड वी होप कि infra and capex are the two places they spend. और दूसरा एक चीज I would like to add, government has a brilliant opportunity, market lifetime high पे। इनफैक्ट कल भी एक न्यूज आर्टिकल आया कि RBI has given a directive कि PSUs need to raise I mean diluted stake in some of its subsidiaries। ये Yes. एक opportunity for government also to divest some of its stake in companies जो valuations इतने run up हुए। I'm just saying HAL, BEL, ये सब डिफेंस काउंटर्स इतने बढ़ चुके हैं, ये वैल्यूएशंस आर सो अट्रैक्टिव एंड सो एक्सपेंसिव कि गवर्नमेंट शुड कम आउट एंड से लेट्स सेल 2 to 3% ऑफ ईच ऑफ दीज कंपनीज एंड शोर अप आवर बैलेंस शीट, और यही पैसा लेके हम थोड़ा और स्पेंडिंग करेंगे तो इकोनॉमी में कितना पुश आएगा। बट दैट कॉल नीड्स टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, होपफुली दे डू इट। ठीक बात है सर। इस समय आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? सो एनबीएफसीज एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज तो हमारे रेडर पे हमेशा रहते हैं। वी टोल्ड यू हमारा एक टॉप पिक बैंकिंग में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। वी कंटिन्यू टू रिमेन वेरी वेरी पॉजिटिव इन दैट स्टॉक। बैंक ऑफ बड़ौदा एंड द पीएसयू, वहाँ पे हम काफ़ी पॉजिटिव है। लार्ज कैप बैंक में आईडीएफसी इंडसइंड बैंक से हमने आपसे बात किया कि लास्ट वीक आई थिंक वी ऑल्सो डिस्कस कि जो भी पेन था उन्होंने लास्ट क्वार्टर में ले लिया। वेदर इट बी द 2000 करोड़ 600 करोड़ माइक्रो फाइनेंस का जो भी पेन उनको आइडेंटिफाई हो सकता था, उन्होंने बोला चलो ये हमारा सीईओ ने क्विट किया है, उसके नाम पे बिल फाड़ के, नॉट दैट ही इज नॉट डन इट, उसके नाम पे फाड़ के लेट्स क्लीन अप द बुक सो द नेक्स्ट पर्सन हु कम्स गेट्स अ क्लीन स्लेट एंड दे कैन स्टार्ट द अपटेक फ्रॉम देयर। तो वो बुक अभी काफी क्लीन होगी। 90-95% ऑफ द बुक विल बी जो प्रॉब्लमेटिक थे वो एड्रेस हो चुके हैं। जस्ट मे बी 5-10% मे बी लेफ्ट जो नेक्स्ट सीईओ को करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी थिंक कि ग्रोथ होगा अंडर वन टाइम बुक वैल्यू अट्रैक्टिव। फिर एनबीएफसी स्पेस में हम हाउसिंग फाइनेंस स्पेस पे काफी पॉजिटिव है। वी बिलीव द हाउसिंग अपॉर्चुनिटी इन इंडिया स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। ये सब प्रोजेक्ट्स जो बिक रहे हैं ऑल ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू बी ऑन प्योर कैश बेसिस, ये सब फंडिंग बेसिस पे रहेंगे। जैसे ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी ये सब एनबीएफसी के लोन्स देने लगेंगे। सम्मान कैपिटल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये दो स्टॉक पॉजिटिविटी हम दिख रहे हैं। फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस पे काफी पॉजिटिव है। आई एम गोना गो क्विकली थ्रू नेम्स विदाउट गिविंग एक्सप्लेनेशन, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर है, केपीआई ग्रीन है, एनटीपीसी ग्रीन इन द पीएसयू बास्केट है। फिर हम क्यूएसआर स्पेस पे काफी अट्रैक्टिव लगते हैं हमें। वेस्ट लाइफ डेवलपर्स यानी कि मैकडॉनल्ड्स अच्छा लग रहा है। देवयानी इंटरनेशनल अच्छा लग रहा है विच इज ऑल्सो क्यूएसआर। फिर हमें रिटेल सेगमेंट से स्टॉक्स लाइक बाटा, मेट्रो शूज, वेदांत फैशन, जहां कंज्यूमरिज्म ड्राइव होगा। ऑटो स्टॉक्स में वी फील टाटा मोटर्स,
अट्रैक्टिव है ये वैल्यूएशन पे। आप मैं सोना बिल्कुल। BLW अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट में अभी उनका वो जो अनफॉर्चुनेटली एमडी चेयरमैन की के साथ जो डेथ हो हुआ। गई, बट आई एम श्योर दे विल फाइंड समवन टू रिप्लेस एंड द कंपनी विल डू वेल। सो मेनी सेक्टर्स, मेनी स्टॉक्स दैट वी आर क्वाइट अट्रैक्टिव ऑन फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है सर, डन सर। समीर सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंशुल जी भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ रचित जी भी जुड़ चुके हैं। रचित भाई, गुड मॉर्निंग। BNK सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च हैं। आज क्या बात है, आज तो चाहे वो थोड़ा सॉरी मैं लेट हो गया 2 मिनट, थोड़ा सा वो कॉन्वर्सेशन थोड़ा बड़ा हो गया था सर के साथ। विवेक सर, आपको गुड मॉर्निंग। अंशुल जी जो बैक स्टेज पे बैठे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर पहली बार थोर्नो टाई पहन के आया हूँ। ये कंठ लंगोट तो मैंने पहले ही है आपके शो में, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार पहन कर आया हूँ। ये बात अलग है कि आज अभी मैं स्क्रीन पे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये टाई मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब सी मैंने चूज कर ली, और ये मुझे टाई कम और पिज्जा का एड थोड़ा ज्यादा दिख रही है, वो एक अलग चीज हो गई। बट हाँ सर, पहले भी पहनकर आया हुआ हूँ। और वो बात अलग है कि अभी थोड़ी चेहरे की रंगत थोड़ी भी है, क्योंकि अलग किस्म का एक स्ट्रेस चल रहा है। बट मार्केट की तरफ से देखे सर तो कहीं ना कहीं मार्केट जरूर एक स्ट्रेस फ्री मूड पे बैठा हुआ है, और कल भी एक छुट्टी के मूड में ही था, एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में था, और आज भी छुट्टी के मूड में ही है, एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है। आई बिलीव अभी थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकता है, और कहीं ना कहीं मिड कैप स्पेस में कैचअप रैली हमने कल देखी थी, और वो आने वाले समय में हम थोड़ा सा और भी देख सकते हैं। बट मार्केट्स हाँ जिस तरीके से एक छोटे से मिनी वनवास से बाहर निकले हैं, 25,850 तक अभी ये रैली आपको कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी भी एक बार आपको 58,000 58,200 तक मूवमेंट करती हुई दिखा सकती है। चलिए, अब हमारे साथ अंशुल भाई भी जुड़ चुके हैं। अंशुल भाई, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार। अंशुल भाई, एक शेयर देखिए, रेमंड रियलिटी यहाँ लिस्ट हुआ है। पेरेंट कंपनी ने एक शेयर के बदले एक शेयर दिया। थाने मुंबई में इनके करीब 9,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू संभव है, ऐसा वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट बोलती है। करीब 7.5 मिलियन स्क्वायर फीट का FSI है कंपनी के पास उस एरिया में। निर्मल बांग भी कहते हैं रेवेन्यू जो ये मिलेगा ये अगले 3 साल में मिलेगा। शेयर का बेस केस टारगेट वेंचुरा सिक्योरिटीज़ ने 1383 रुपये दिया। बुल केस 1756 और बेयर केस करीब 1056। कैसा लग रहा है अंशुल भाई ये रेमंड रियलिटी? तो मेरे पास तो डेटा ही नहीं है इसका। अच्छा, चलो मैं रचित जी से पूछता हूँ। रचित जी, ये बताइए सर, आपने इसको अगर देखा हो डिमर्जर से पहले की इतनी वैल्यू इमर्ज होने वाली है, अनलॉक होने वाली है, कैसे देख रहे हैं सर? फटाफट से बता दीजिए 1 मिनट में। देखिए अभी जिस तरीके से पॉइज्ड हो रहा है ना, मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा और डाउन साइड पे आता हुआ दिखेगी, बट वो वरीसम नहीं होगा। अगर आप इसको 920 रुपए तक भी देखते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर डीमर्ज के बाद आपके पास नहीं आया है 920, क्योंकि वो आज नहीं आएगा, वो आपको कल परसों में आता हुआ दिखेगा। 920 के आसपास आता है, जरूर अपनी पोजीशन बनाएं। अगर आप मीडियम टर्म के लिए भी इसको रख के चलते हैं तो बहुत कंफर्टेबली आपको 1150 से 1200 का दाम देखने को मिल सकता है। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।